आज मैं आपके समक्ष सामान्य हिंदी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 15-20 मार्क्स का हमारा हिंदी ग्रामर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के उद्देश्य से मैंने अपना यह वीडियो बनाया हुआ है। तो इसी क्रम में बिना देरी किए हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, अर्थात देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है। तो पहला है ये ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी शारदा लिपि। तो बताइए कौन सी लिपि का विकसित रूप है। तो सर्वप्रथम आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि है, और हिंदी साहित्य में जो सबसे प्राचीन लिपि का रूप जिसको दर्जा मिला हुआ है वही हमारी उसी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का भी विकास हुआ है। तो वह है हमारा ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। तो इसी क्रम में मेरा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपके, ए आदिकाल, बी चारणकाल, सी वीरगाथा काल, डी सिद्ध सामंत काल। तो इसमें आप बताइए कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने किस काल को हिंदी साहित्य का आरंभिक काल कहा है। तो वह है हमारा वीरगाथा काल। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रानी केतकी की कहानी है वह हमारी हिंदी की सबसे पहली कहानी है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी माधवराव सप्रे, डी इंसा अल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर है डी इंसा अल्लाह खां। ठीक, तो इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। अब स्थायी भाव क्या होते हैं ये आपके माइंड में आ रहा होगा। तो आपने क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि रस, ठीक है, रस किसे कहते हैं, अर्थात जिसको साहित्य को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है वही रस होता है। इसी प्रकार से रस के भी अनेक प्रकार के होंगे। तो रस के टाइप से होते हैं हमारे 9। अब प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होगा तो स्थायी भावों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और कभी कभी हमारी सामान्य हिंदी या कोई एक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो आचार्य भरत मुनि हैं, ठीक है, कौन? आचार्य भरत मुनि। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो वहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा 8, क्योंकि श्रृंगार रस, वीर रस आपने सुने होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे। कौन कौन से रस? श्रृंगार, वीर, करुण, विभत्स। इस प्रकार से टोटल रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है। महाकाव्य मतलब हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो वह है हमारे आदिकाल की जो रचना थी वह है हमारा पृथ्वीराज रासु। कौन सा है? पृथ्वीराज रासु। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ए गबन, बी रंगभूमि, सी मंगलसूत्र, डी सेवा सदन। तो आपने मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ उपन्यास पढ़नी हुई, जिनको उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, और इनको कलम का जादूगर भी, कलम का सिपाही भी इनको कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मुख से अभी छूटा कि कलम का जादूगर किसे कहते हैं। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आप उत्तर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है, जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है वह है मंगलसूत्र। ठीक, आगे देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी है। इनमें से कौन सी रचना हमारे सुमित्रा नंदन पंत की है। लोकायतन, बी लहर, सी त्रिधारा, डी
परिमल। तो इसका राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर, बताइए जल्दी। ये है हमारा लोकायतन। ठीक है, अब इसी के साथ एक प्रश्न और आप पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया था। तो वह भी हमारे सुमित्रानंदन पंत ही हमारे हैं। ठीक है, और उनकी कौन सी रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो है हमारा चितंबरा। क्या है, चितंबरा। ठीक है, और यह अवार्ड मिला था 1968 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। अब भारत भारती आपने सुना होगा रचना, तो इसमें देखो गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर है हमारे राष्ट्रकवि किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही हमारे भारत भारती के रचनाकार हैं। राष्ट्रकवि के नाम से जो जाने जाते हैं वह है हमारे मैथिली शरण गुप्त। ठीक, आगे देखिए, कबीरदास की भाषा क्या थी, मतलब कबीरदास की किस भाषा में अपनी रचनाओं को लिखते थे। भले ही कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने बारे में एक उक्ति कही हुई है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। तो कबीरदास जो थे निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, और ये जहाँ जहाँ गए जो जो इन्होंने सुना उसी भाषा को इन्होंने अपने जीवन में अपना लिया। ठीक है, और इनके शिष्यों ने उनकी भाषा जो ये बोलते थे उन्हीं को लिखकर कबीर को आज इतना प्रसिद्ध कर दिया है। तो इसी क्रम में हमारे कबीर की जो भाषा है वह है सधु ककड़ी। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है आप लोगों को। आगे है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा कुमारी चौहान। अब जो झरना रचना है इसमें भी आपके लिए एक प्रश्न और बन जाता है कि जो हमारे छायावाद के प्रवर्तक हैं, आधुनिक काल के अंतर्गत हमारे आते हैं छायावाद, तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वही हमारे झरना काव्य संग्रह के भी रचयिता हैं। तो वो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। ठीक, आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए ऑप्शन ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। अब सिंधी से मेरे माइंड में एक प्रश्न और आ रहा है कि जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी शब्द है, वो भी हमारे सिंध से ही बनी हुई है, क्योंकि सबसे पहले सिंधु जो थी एक नदी थी, और सिंधु के लोग ह को सौ उच्चारण करते थे, तो वहीं से हमारा सिंध से ही हिंद बना था, सिंध बना, देन फिर हिंद आया, फिर हिंद में हमारी फारसी भाषा का ई प्रत्यय लगने से वह क्या बना, हिंदी। तो इसी क्रम में जो हमारा हिंदी है वह किस भाषा का शब्द है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो वह हमारा हिंदी का शब्द नहीं होकर वह फारसी भाषा का शब्द है। जिस प्रकार बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है और उसका नामकरण किसी और के घर में होता है, तो उसी प्रकार हमारे हिंदी भाषा के लिए भी हुआ है ऐसा ही कुछ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली इनमें से कौन सी भाषा है, तो वह है हमारी मराठी। मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 3 बेर खाती है वो 3 बार खाती है। अलंकार अब अलंकार आपने पढ़ा होगा कि अलंकार क्या होता है, कि जो काव्य की सौंदर्य को बढ़ाता है वही अलंकार है। ठीक है, अब इसमें बेर बेर शब्द रिपीट हो रही हैं, तो बेर मतलब एक बेर का अर्थ है बार, और दूसरे बार जो बेर हो गया, ये बार ये भी बार था, यहाँ पर जो था ये भी क्या था, ये भी बेर ही था। क्या था, बेर ही था ये भी। ठीक है, तो 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, तो इसमें अलंकार होगा हमारा जब एक शब्द 2 बार रिपीट होता है, एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। और अनुप्रास में क्या होता है कि जहाँ पर
एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है मानवीकरण। मानवीकरण मतलब अगर हम प्रकृति को अपने नज़रिए से देखें तो प्रकृति भी हमें नाचते गाते या अपनी कुछ बातें कहते हुए प्रतीत होती है। तो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जो एक मानव इंसान हम लोग कर सकते हैं और प्रकृति भी वह कुछ कर रही है, हमारे सामने ऐसा कुछ फीलिंग आ रही हो, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। मानवीकरण का एक बेस्ट एग्जाम्पल है मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, सुना होगा आपने, ठीक है। और उपमा अलंकार क्या होता है कि उपमा अलंकार के तो अब बहुत डिटेल में पढ़ाएं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इसके 4 अंग होते हैं, ठीक है। अब हमें सिर्फ जानना है कि उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार में क्या होता है जिसमें उपमेय में से उपमान की तुलना की जाती, कंपेयर जहाँ पर की जाती है वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इसकी पहचान अगर हम जानना चाहें तो इसमें सा सी सम मतलब जो कंपेयर करने वाले हैं उनके साथ वहाँ पर हमारा जो होता है उपमा अलंकार होता है, ठीक है। जिससे हम बोलते हैं चांद सा सुंदर मुख। अब इसमें उपमान क्या है और उपमेय क्या है? चांद क्या है? उपमान है और उपमेय क्या है? मुख। तो हम मुख की कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? चाँद के साथ। तो इसी प्रकार से हमारा उपमा अलंकार भी रेडी हो गया है, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हरि पद कोमल कमल से, इनमें कौन सा अलंकार है? अब देखो इसमें यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी मानवीकरण अलंकार। तो हरि पद कोमल कलम से आ गया, मतलब कौन सा अलंकार होगा? हमारा उपमा अलंकार, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्लास 9th की बुक में है आपका। तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? बयार मतलब होता है हवा। क्या हवा नाचते गाते चलती है? प्रकृति नाचती है? नहीं नाचती ना। तो इसीलिए मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि जहाँ पर जो प्रकृति, जो इंसान कर सकता है, अगर प्रकृति वह चीज़ कर रही है, हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर बी मानवीकरण अलंकार, ठीक है। आगे देखिए। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है, कंपेयर हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा है कंपेयर। देखो पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? हमारा उपमा अलंकार। बिना समय बर्बाद किए मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ थोड़ा। अब देखो, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि जहाँ से हमारी देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई तो वही हमारी अधिकतर भाषाएं जो होती हैं उसी लिपि से बाहर निकली थी। तो वो है हमारा कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तो बहुत आसान है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सीधे से उत्तर दे सकते हो कि यह देवनागरी लिपि है, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? जो आप हिंदी पढ़ रहे हो आज के वर्तमान समय में, वो कौन सा रूप है हिंदी का? वो है अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या देवनागरी? तो वह हमारी है खड़ी बोली, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत बार पूछा जाता है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो यह है हमारा खड़ी बोली, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अब छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? देखो, ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी, ठीक है। अब इसमें देखो जो छत्तीसगढ़ी है वो हमारी किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमें याद होना चाहिए कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसके लिए मैंने आप अपने बच्चों को भी बताया हुआ है कि इसमें क्या याद करो आप? A, B and C, मतलब अवधी, बघेली
छत्तीसगढ़ी। ठीक हो गया। पश्चिमी हिंदी के लिए हम याद करेंगे, क्या होगा पश्चिमी हिंदी के लिए? कब कब है। इसको हम कैसे याद करेंगे? कब कब है। क से क्या होगा? कन्नौजी, बी से ब्रज, फिर दोबारा क आ गया तो कौरवी, फिर ब आ गया तो ब्रज, है से हरियाणवी। तो याद हो जाएगा ना आपको। पश्चिमी हिंदी के लिए ट्रिक है कब कब है। और पहाड़ी हिंदी में आपको पता है, हम जहाँ रहते हैं या जहाँ आप रहते हो, सिर्फ उत्तराखंड के अंतर्गत आएंगे, एक गढ़वाल और एक कुमाऊँ। तो ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएंगे 2 बोलियाँ। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत हमारी 5 बोलियाँ आती हैं। अगर इसको आपको ट्रिक देना है तो समझ जाओ, मैं बता रही हूँ, आप नोट करते हुए जाइए। जय, मार, मेवा, माल। मतलब जय से जयपुरी, मार से मारवाड़ी, मेवा से मेवाती और माल से मालवी। तो जय, मार, मेवा, माल ऐसे याद रखोगे तो आपको फटाफट ये याद हो जाएंगे। तो इसमें मेरा जो अभी प्रश्न है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ी, तो ABC मतलब अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो है हमारी पूर्वी हिंदी के अंदर आती है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है। इन 5 वर्गों के अंतर हमारे अलग अलग उच्चारण स्थान, होठों के अलग अलग उच्चारण स्थान से इनका उच्चारण किया जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहला है दंत। दंत मतलब जो दांतों से टकराते हैं। बोले मेरे साथ, त, थ, द, ध, न, ये सब तीत में टकरा रहे ना हमारे। तो ये सारे त वर्ग जो पूरा दंत में जाएगा। ओष्ठ में क्या होता है? जहाँ पर मुंह का से ओ आकार में जाता है, गोला। तो बोलो प, फ, ब, भ, म। ठीक है। और वत्स जो होता है, ये रॉन्ग हुआ है, वत्स्य होता है इसमें, तो इसका होता है स, ज, र, लो। इसमें आ जाएगा। तालव्य में आएगा हमारा ताल से टकराते हुए टंग का नीचे की ओर करेगा वो, च, छ, ज, झ, य। तो वहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? तालव्य। तो छ किस में आया हमारा? तालु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है? जहाँ पर 2 व्यंजन मिलके एक नए व्यंजनों को बनाते हैं। जैसे ग्यों। ग्यों बना हमारा ज और य से। छिया बना हमारा क और स से। ल स्वतंत्र है। त्र बना हमारा त और र से। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? वह है हमारा ल। आगे देखिए, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये तालु अव्यय हैं, अंतस्थ हैं, ऊष्म है या ओष्ठ हैं। तो ये हमारे होंगे अंतस्थ। जो एकदम गले से सीधे बाहर निकलने वाले जो शब्द होते हैं वही अंतस्थ होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है। एक अनुनासिक होता है, एक अनुस्वार होता है। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसा है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो देखो इसमें क्या कहता है ये कि केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा हमारा अनुनासिक। अनुनासिक मतलब नाक और मुंह दोनों से जो निकलते हैं वो होता है हमारा अनुनासिक। और अनुस्वार की बात आएगी तो वह केवल हमारे मुंह से होगा। अनुस्वार मुंह से, अनुनासिक नाक और मुख दोनों से। तो याद रखना आप इनको। अब है अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अब देखो हर वर्ग का प्रथम अक्षर होता है। जैसे क वर्ग है उसका क होगा। फिर नेक्स्ट वर्ग के चतुर्थाक्षर मतलब वर्ग का चौथा अक्षर, वर्ग का तीसरा अक्षर, तृतीय अक्षर मतलब वर्ग के पंचमा अक्षर या वर्ग का 5वां अक्षर। तो हम बोलते हैं क, ख, ग, घ, ङ। जब हम बोलते हैं तो हमारे नाक और मुख दोनों से होता है। ठीक है। तो याद रखें इससे कि वर्ग का पंचमाक्षर ही अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अब मेरा लास्ट प्रश्न है आज के लिए। होने को पूरे 50 क्वेश्चन है, पर आज के लिए हमारा एक ही टॉपिक रहेगा, इतना ही रहेगा 25 क्वेश्चन। तो इसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो इसमें है
अनुच्छेद नंबर 343, अनुच्छेद नंबर 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो इसकी जो बात हुई है ये आर्टिकल नंबर कितना है, अनुच्छेद नंबर 343। अगर आगे आपके ये भी आएगा कि 351, तो हमारा क्या होगा, आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक हमारा क्या होता है, 351 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो इसी पर चर्चा, पूरे इसके बारे में विस्तार से नॉलेज हमें इस अनुच्छेद से 343 से 351 के अंतर्गत मिलेगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ठीक है। ओके, बाय बाय।